एपिसोड 30। पेशकश मीरे कारवां। मैंने ब्लू जीन्स पर सुर्ख रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। पाँव में भारी भरकम आर्मी शूज थे। गुज़श्ता चंद माह में मेरी मूंछें अच्छी खासी बड़ी हो गई थी। सोल्जर कट की वजह से भी मेरे हुलिये में अच्छी खासी तब्दीली आ चुकी थी। आंखों पर मैंने स्याह शीशों वाला एक स्मार्ट सा चश्मा लगा लिया था और गले में तलाई चेन भी डाल ली थी। ये एक बदला हुआ वजदान था जो बहुत कुछ बदलने जा रहा था। आइंदा 10 मिनट बाद मैं अपने फ्लैट में नहीं था। नीली गाड़ी के जरिए मैं सदर के इलाके में पहुंच गया। मैंने गाड़ी को अब्दुल्ला हारून रोड के एक मुनासिब मुकाम पर चार्ज्ड पार्किंग में खड़ा किया और अपना बैग उठाकर उस होटल की जाने पड़ गया जहां चंद माह कबल मैं साहिल और मीरबख्श के साथ ठहरा था। मियां जाहिद हुसैन इस होटल के हिस्सेदारों में से एक था। मैंने होटल के रिसेप्शन पर पहुंचकर अपना तारुफ करवाया कि मेरा नाम मोहन है, मैं मियां जाहिद हुसैन से मिलना चाहता हूँ। इस्तकबालिया क्लर्क ने पूछा, तुम किस सिलसिले में मियां जी से मिलना चाहते हो? मैंने गुफ्तगू का आगाज चूंकि इंग्लिश में किया था इसलिए जवाबन वो भी उसी जुबान में बोल रहा था। उसकी इंग्लिश अच्छी खासी सेहतमंद थी, यानी कि मोटी थी। मैंने कहा, मुझे मियां जी से एक बहुत ही जरूरी काम है, प्लीज तुम उनसे मेरी बात करवा दो। देखो मिस्टर मोहन, इस्तकबालिया क्लर्क ने कहा, मियां जी होटल में नहीं होते, इसलिए उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं। मैंने बरहमी से कहा, यह बात मैं भी जानता हूँ, मियां जाहिद 24 घंटे इस होटल में बैठा नहीं रहता होगा, वो होटल का हिस्सेदार है, कभी कभार ही यहाँ का चक्कर लगाता होगा। तुम फोन पर उससे मेरी बात करा दो। मुझे मालूम नहीं मियां जी से इस वक्त कहाँ फोन पर बात हो सकती है, वो माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोला। मेरे जारहाना रवैये ने उसे हासा ही नरम कर दिया था। मैंने चारों जानब देखते हुए से पूछा, तुम मुझे किसी जिम्मेदार शख्स से तो मिलवा सकते हो ना, मसलन होटल मैनेजर? वो असबात में सर हिलाते हुए बोला, यस सर, आप उस तरफ चले जाएं। फिर उसने एक जानिब इशारा किया, मैनेजर साहब उसी कमरे में बैठते हैं। मैंने फौरन होटल मैनेजर चौधरी तजम्मुल के पास पहुंच गया। मैंने मुख्तसर अल्फाज में से बताया कि मैं दरअसल बोला नाथ का दोस्त हूँ, चंद रोज कबल सिंगापुर से आया हूँ। यहाँ मैं अपने एक दोस्त अमरनाथ के पास ठहरा हूँ जो गार्डन वेस्ट में रहता है। बोला नाथ ने मुझे मियां जाहिद से मिलने को कहा था, मगर बावजूद कोशिश के अभी तक मेरी मियां जाहिद से मुलाकात नहीं हो सकी। कल सुबह की फ्लाइट से मैं वापस सिंगापुर जा रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। अगर मियां जाहिद से चंद मिनट की मुलाकात हो जाए तो इसमें हम दोनों का ही भला है, बसूरते दीगर दोनों शदीद नुकसान उठाएंगे, वगैरह वगैरह। पूरी बात सुनने के बाद मैनेजर ने कहा, तुम किस सिलसिले में मियां जी से मुलाकात करना चाहते हो, ये मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने नहायत ही संजीदगी से कहा, मामला बहुत ही संगीन और राजदारी का है, प्लीज आप इसरार न करें और फौरन मियां जी से मेरा राब्ता करवा दें। होटल मैनेजर टटोलती हुई नजर से मुझे देखने लगा। मिस्टर मोहन, तुमने बताया है कि कोशिश के बावजूद भी अभी तक मियां जी से तुम्हारी मुलाकात नहीं हो सकी। तुमने उन्हें कहाँ तलाश किया? क्या तुम इस होटल में पहले भी आ चुके हो? इस होटल में मैं कई मर्तबा पहले भी आया हूँ, मैंने पुरयकीन लहजे में कहा। बोलानाथ ने मुझे बताया था कि वो डिफेंस सोसाइटी के एक बंगले B38 में क्याम करेगा और यहाँ पहुंचते ही मुझसे राब्ता करेगा। वाज़ेह रहे कि मैं बोलानाथ से भी 3 रोज पहले यहाँ आया था। जब बोलानाथ ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया तो मैं मज़कूरा बंगले पर पहुंच गया। वहां से मुझे मालूम हुआ कि वह कहीं और जा चुका है। मुझे ये जवाब सुनकर हैरत भी हुई। बोलानाथ ने तो मुझे मियां जी से मिलवाना था, वो कहीं जा नहीं सकता था। उसके साथ ही एक और शख्स भी सिंगापुर से यहाँ आया था जिसका नाम जमाल था। मैं एक लम्हे के लिए सांस लेने के लिए रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरा वापस जाना भी जरूरी है। अगर मैं मियां जाहिद से मिले बगैर वापस चला गया तो शदीद नौयत का नुकसान हो सकता है। मुझे बोलानाथ की जुबानी पता चला था कि ये होटल मियां जाहिद की मलकियत है। उम्मीद की आखिरी किरण के सहारे यहाँ आ गया हूँ। अब तो आप मेरी मजबूरी और जरूरत को समझ ही गए होंगे। मैं बात खत्म करके सवालिया नजरों से होटल मैनेजर चौधरी तजम्मुल को देखने लगा। उसकी उम्र 50 के करीब थी। वो एक इंतहाई जहांदीदा शख्स दिखाई देता था, लेकिन मैंने भी इतनी भरपूर कहानी उसे सुनाई थी कि वो मेरे लिए कुछ करने पर आमादा हो गया। उसने मुझे होटल की लॉबी में इंतजार करने को कहा और खुद टेलीफोन के साथ मसरूफ हो गया। ये मसरूफियत वो मेरी मौजूदगी में भी जारी रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि मियां जी को ट्रेस करने की कार्रवाई को वो मुझसे पोशीदा रखना चाहता था। मैंने दानिस्ता उसे ऐसी मुबहम और चक्करदार कहानी सुनाई थी कि वो मेरी हैसियत का अंदाजा न लगा सके, मगर मियां जाहिद से राब्ता करने पर मजबूर हो जाए। मुझे अपने मकसद में हाथ रहा कामयाबी दिखाई दे रही थी।
जब मैंने चौधरी तजम्मुल के सामने B38 और जमाल का जिक्र किया तो उसके चेहरे के तासरात में नुमाया तब्दीली पैदा हुई थी। ताहम जुबान से उसने कोई इजहार या इस्तफसार नहीं किया। मैं उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाने में कामयाब रहा था। 10 मिनट के बाद होटल मैनेजर ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैं वहां पहुंचा तो उसने कहा, ऐसा है कि मियाँ जी से मेरी बात हो गई है, वो तुम्हें सिर्फ आधा घंटा देने को तैयार है। वो यहाँ आ रहे हैं? मैंने पूछा। नहीं। मैनेजर तजम्मुल ने नफी में गर्दन हिला दी। उन्होंने तुम्हें एक डेंटल क्लिनिक पर बुलाया है। फिर उसने मज़कूरा क्लिनिक का एड्रेस बताने के बाद कहा, ठीक 9 बजे तुम वहां पहुंच जाओ। 9:30 बजे मियाँ जी का डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है। वो 9 और 9:30 बजे के दरमियानी आधे घंटे में तुमसे वहां मुलाकात कर लेंगे, लेकिन ख्याल रखना वो बहुत ही पंक्चुअल हैं। मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, इस वक्त 8 बजे हैं, 9 बजे में 1 घंटा बाकी है। मैं बासानी उस क्लिनिक में बर वक्त पहुंच सकता हूँ। चौधरी तजम्मुल ने पूछा, वैसे वहां जाने के लिए तुम्हारे पास सवारी का बंदोबस्त है या मैं टैक्सी मंगवा दूं? मैंने दानिस्ता झूठ बोला, मेरे पास सवारी वगैरह नहीं है, मैं टैक्सी में वहां चला जाऊंगा, लेकिन इस सिलसिले में आप फिक्र मत करें, मैं खुद चला जाऊंगा। अभी मैं सदर में भी थोड़ी बहुत खरीदारी भी करूंगा। एज यू लाइक, वो सादा से लहजे में बोला और फिर बोला, तुमने बताया कि मियाँ जी से तुम्हारी ये फर्स्ट मीटिंग होगी, तुम क्लिनिक में उन्हें कैसे पहचानोगे? मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए अपने चेहरे पर परेशानी के असर तहलीक किए ताकि वह मुझे मियाँ जाहिद का सूरत ना आशना ही समझता रहे, वरना हकीकत तो यही थी कि मैं मियाँ जाहिद के नक्शो निगार और हुलिये को अपने जहन में लॉक कर चुका था। शोएब गौरी ने पहली मुलाकात में मुझे उसकी तस्वीर भी दिखाई थी। अगरचे मैंने इससे पहले मियाँ जाहिद को नहीं देखा था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे पहले ही नजर में बखूबी पहचान लूंगा। मैंने कहा, हाँ ये प्रॉब्लम तो होगी। मेरी उलझन के पेश नजर चौधरी तजम्मुल ने कहा, वैसे तो मैंने मियाँ जी के हुक्म पर उन्हें तुम्हारा हुलिया तफसीलन नोट करवा दिया है, वो तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे, लेकिन उन्होंने जो मशवरा दिया है तुम्हें इस पर अमल करना चाहिए। क्या मशवरा दिया है मियाँ जाहिद ने? मैंने पूछा। तजम्मुल ने बताया, डेंटल क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट का नाम हिना है। वो दुबली पतली लड़की है और मियाँ जी को अच्छी तरह पहचानती है। तुम उससे उनके बारे में पूछ लेना। मियाँ जी ठीक 9 बजे क्लिनिक के वेटिंग रूम में होंगे। ठीक है, मैं मियाँ जाहिद के मशवरे पर अमल करूंगा, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा और मैनेजर के कमरे से बाहर निकल आया। जब मैं होटल से चंद कदम के फासले पर पहुंच चुका तो डार्लिंग अचानक एक तरफ से नमूदार होकर मेरे पास आ गई। वो गाड़ी से होटल तक भी मेरे साथ आई थी, मगर होटल के अंदर दाखिल होना उसने जरूरी नहीं समझा था। मैं 2-4 गलियों में घूमने के बाद अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। मैंने इस बात का अंदाजा लगाया था कि होटल से निकलने के बाद किसी ने मेरा ताकुब तो नहीं किया। मैंने डार्लिंग को पैसेंजर सीट पर सवार कराया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मैं अब्दुल्ला हारून से निकलकर क्लिफ्टन की जानिब जा रहा था। मज़कूरा डेंटल क्लिनिक क्लिफ्टन जैसे पोश और बारौनों के इलाके में वाक़या था। उस वक्त मैं बड़े ही तसलसल के साथ मियाँ जाहिद के बारे में सोच रहा था। उसे बड़ी ही चालाकी के साथ चौधरी तजम्मुल से मेरा हुलिया मालूम कर लिया था, लेकिन मुझे उसके हुलिये के बारे में कुछ नहीं बताया था। इससे जाहिर तो यही होता था कि मियाँ जाहिद अच्छी तरह देखभाल कर मुझसे मिलना चाहता था। उसे अगर मेरे बारे में किसी किस्म का शुबा हो जाता तो वो पर्दे में ही रहकर कोई खतरनाक चाल चल सकता था। इन हालात के पेश नजर मैंने फैसला किया कि मैं कबल अज वक्त अपने मतलूबा मकाम पर पहुंच जाऊंगा और 9 बजने से पहले ही मैं वहां का तनकीदी जायजा भी ले लूंगा। क्लिनिक में दाखिल होने और रिसेप्शनिस्ट मियाँ जाहिद के बारे में पूछने के बारे में हालात मौजूदा के मुताबिक कोई फैसला किया जा सकता था। ये बहुत ही नाजुक सिचुएशन थी और फूंक फूंक कर कदम उठाने की जरूरत थी। सदर से उस डेंटल क्लिनिक तक बासहूलत 25 मिनट की ड्राइव थी। मैंने तेज रफ्तारी से सफर करते हुए ये फासला 15 मिनट में तय कर लिया। जब मैं मतलूबा क्लिनिक में पहुंचा तो मेरी रिस्ट वॉच पर 8 का वक्त बजा था। गोया मियाँ जाहिद की आमद में अभी 1 घंटे का वक्त बाकी था। अगर वो 10-20 मिनट पहले भी आ जाता तब भी आधा घंटा पड़ा था। मैंने क्लिनिक के सामने गाड़ी रोकी नहीं बल्कि धीमी रफ्तार से आगे बढ़ा ले गया। इस दौरान में मैं गिरदोनवा का जायजा भी ले रहा था। क्लिनिक के सामने सड़क की दूसरी जानब एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। वो स्टोर मुझे आइडियल जगह लगी। उसके अंदर रहते हुए मैं बाआसानी क्लिनिक में आने जाने वालों पर निगाह रख सकता था। इस वक्त क्लिनिक के आगे 3-4 गाड़ियां खड़ी थी जो जाहिर है वहां आने वाले मरीजों की ही हो सकती थी। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने गाड़ी को वापस मोड़ लिया और डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने से गुजरकर दोबारा क्लिनिक वाली समत में आ गया। मैंने सोचा कि अभी काफी वक्त है,
लिहाजा एक नजर अंदर झांक कर देख लेना चाहिए कि वहां का लेआउट क्या है। और वहां मौजूद अफराद में कहीं मियां जाहिद हुसैन तो शामिल नहीं। क्लिनिक की निगरानी से कबल ये जानना बहुत ही जरूरी था। मैंने शेरड को क्लिनिक के आगे खड़ा कर दिया और ऐसा करते हुए मैंने इस बात का ख्याल रखा था कि हंगामी सूरत हाल में मुझे वहां से फौरी निकलने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। चंद सेकंड में मैं क्लिनिक के अंदर से राउंड लगाकर बाहर आ चुका था। क्लिनिक के वेटिंग रूम में मियां जाहिद मौजूद था और ना ही मुझे कोई मुश्तबा चेहरा नजर आया। डार्लिंग गाड़ी के अंदर बड़े ही इत्मीनान से बैठी थी। मैंने उसकी पुश्त को प्यार से सहलाते हुए पूछा, डार्लिंग तुम इस मिशन में मेरे साथ रहोगी या गाड़ी में बैठकर ही इंतजार करोगी? उसे बड़े ही सुरीले अंदाज में आवाज निकाली, मियाऊ। मैं इस आवाज को हाँ या ना में से किसी भी खाने में फिट न कर सका। उसे दुरुस्त जवाब के लिए थोड़ी सी जहनी जिम्नास्टिक करना पड़ती थी। मैंने बदस्तूर उसके नर्म मुलायम और गुदाज बदन को सहलाते हुए कहा, डार्लिंग तुम्हारी मियाऊ हासी मानी हेज होती है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो हमतन गोश हो गई। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, मैं गाड़ी को यहाँ छोड़कर सामने वाले डिपार्टमेंट स्टोर में जा रहा हूँ। अगर तुम गाड़ी के अंदर मेरा इंतजार करना चाहती हो तो आराम से सीट पर बैठी रहो, और अगर मेरे साथ जाना चाहती हो तो गाड़ी से बाहर आ जाओ। बात खत्म करते ही मैंने दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। डार्लिंग ने अपनी महसूस आवाज में मियाऊ कहा और छलांग लगाकर मेरे कदमों के पास पहुंच गई। उसे अपना फैसला सुना दिया था। मैं सड़क पार करके डिपार्टमेंटल स्टोर के नजदीक आ गया। डार्लिंग को उस तरफ पहुंचाने के लिए मुझे कोई कोशिश नहीं करना पड़ी। वो ऐसे मौके पर मुझे किसी किस्म की जहमत नहीं देती थी। थोड़ी ही देर के बाद वो मेरे करीब से गुजरते हुए एक जानब चली गई। मैं उसकी अदाओं को अब हासा समझने लगा था। वो मुझसे थोड़ा फासला रखकर मेरे करीब रहती थी, जैसे कोई सुराग रसान निगरानी पर मामूर हो। वो हाजिर गायब की फिलासफी से बाखूबी वाकिफ थी। जब मुनासिब समझती मेरे नजदीक आ जाती और जब नामुनासिब ख्याल करती मेरी नजर से ओझल हो जाती। ऐसी समझदार बिल्ली मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। डिपार्टमेंट स्टोर हादसा कुशादा था, लिहाजा वहां अच्छा हादसा वक्त गुजारा जा सकता था। मैंने वहां रखी अशियाए बेबहा का इस तरह जायजा लेना शुरू कर दिया कि शीशे के पार क्लिनिक का मंजर मुझे वाज़िह नजर आता रहे। मुझे वहां मसरूफ देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं क्लिनिक की निगरानी कर रहा हूँ। 8:45 बजे मेरी मुराद बर आई। मैंने चौंक कर उस सियाह लैंड क्रूजर को देखा जो मेरी गाड़ी के बिल्कुल बराबर आकर खड़ी हुई थी। वो नए मॉडल की एक हैवी गाड़ी थी जिसके शीशे भी स्याह ही थे। मैं तनकर पूरी तवज्जो से जीप को देखने लगा। लैंड क्रूजर के दरवाजे खुले और 3 अफराद आगे पीछे वहां से निकले। इनमें से एक बॉस टाइप शख्स था, लेकिन वो मियां जाहिद हुसैन हरगिज नहीं था। मियां जाहिद हुसैन पस्ता कामत और स्यारो था। उसकी आंखें छोटी छोटी मकारी से भरी हुई और जिस्म माइल बफर भी था। मगर मैंने जिस बास टाइप शख्स का जिक्र किया है वो दराज कामत, गंदमी रंगत और मोटी आंखों का मालिक था। उसका जिस्म भी बिल्कुल फिट था। उसने स्याह रंग का सूट पहन रखा था जिस पर गोल्डन कढ़ाई वाजिया नजर आती थी। उसके साथ 2 अफराद थे। उनमें से एक के हाथ में क्लाशनकोफ थी जबकि दूसरा निहत्ता दिखाई देता था। क्लाशन बरदार शख्स लैंड क्रूजर के नजदीक ही रुक गया, जबकि सूटेड बूटेड शख्स दूसरे शख्स के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गया। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बताया कि वो लोग मेरे ही इस्तकबाल के लिए वहां पहुंचे थे। मैं अपनी जगह मौजूद रहा और गहरी नजर से लैंड क्रूजर को देखता रहा। क्लाशन को बरतार की हैसियत गार्ड की सी थी और वो इस वक्त जीप के ड्राइवर से बातें कर रहा था। मजीद 15 मिनट भी गुजर गए मगर जाहिद हुसैन की सूरत मुझे नजर न आई। 9:05 पर मुझे यकीन हो गया कि वो नहीं आएगा। उसने मुझे चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और पूरी हकीकत जानने के लिए आदमी भेज दिए थे। मैं डिपार्टमेंट स्टोर से निकल आया, एक लंबा चक्कर काटकर क्लिनिक के सामने पहुंच गया। चूहे बिल्ली के इस खेल में मैं पूरी तरह इन हो गया था। मैंने अपने जहन को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार किया और बड़े ही पुरएतमाद कदम उठाते हुए डेंटल क्लिनिक में दाखिल हो गया। थोड़ी देर पहले मैं झांक कर जा चुका था। उस वक्त रिसेप्शनिस्ट अपनी सीट पर मौजूद नहीं थी। मैं सीधा हीना नामी उस दुबली पतली लड़की के पास पहुंच गया। वो मुझे अपने सामने देखकर जरा सा चौंकी। उसके चेहरे पर शनासाई के तासरात उभरे। मुझे शक गुजरा कि उसे मेरे हुलिये के बारे में बताया गया था। ये नामुमकिन नहीं था। मैंने हिना से कहा कि मैं मोहन हूँ और मियां जाहिद हुसैन से मिलने आया हूँ। मैंने दानिस्ता अपनी आवाज बहुत ही धीमी रखी। मुझे बताया गया है कि वो ठीक 9 बजे यहाँ मौजूद होंगे। क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। हिना ने जवाब दिया। फिर उसने एक जानब इशारा करते हुए कहा, मियाँ जी वहां तशरीफ रखते हैं। मैंने उसके इशारे का निगाही ताकुब किया और मेरी नजर
उसी सूटेड बूटेड दराज खामोश शख्स पर जाकर रुक गई। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके साथी ने भी उसकी तकलीद की और मैं इस दौरान उनकी तरफ कदम बढ़ा चुका था। मैंने बारी बारी उनसे मुसाफा किया और अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मोहन है, मैं सिंगापुर से आया हूँ। दराज खामोश शख्स ने बातें फैलाते हुए कहा, जब तुम क्लिनिक में दाखिल हुए तो मैं समझ गया था कि तुम ही मोहन हो। उसी तजम्मुल ने मुझे तुम्हारा हुलिया बड़ी ही तफसील से बता दिया था। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने इजाफा किया, मियां जाहिद हुसैन हूं मैं। तजम्मुल ने मुझे तुम्हारा हुलिया बड़ी ही तफसील से बता दिया था। एक लम्हे का तवक्कुफ करके उसने इजाफा किया, मैं मियां जाहिद हुसैन हूँ। वो सरीहन झूठ बोल रहा था। वो 1% भी मियां जाहिद हुसैन नहीं था। गोया मियां जाहिद ने मुझे उल्लू बनाने के लिए अपना कोई नुमाइंदा भेज दिया था। एक दूसरे को बनाने के इस खेल में बाजी उसी के हाथ में आती जो ज्यादा कामयाब अदाकारी का मुजाहरा करता। मियां जाहिद की मालूमात के मुताबिक मैं उसका सूरत आशना नहीं था, लिहाजा इस खेल में बहुत ही मजा आने वाला था। मैंने इस दराज का मुशख्स से कहा, मुझे यहाँ पहुंचने में थोड़ी देर होगी। खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना वक्त ही कम किया है। मेरा ख्याल है हमें असल मौजू की तरफ आ जाना चाहिए। असल मौजू यहाँ डिस्कस नहीं हो सकता मिस्टर मोहन, उसने कहा। मेरा ख्याल है किसी पुरसकून जगह पर चलकर बैठते हैं। मैंने अदाकारी जारी रखते हुए कहा, लेकिन 9:30 बजे का तो तुम्हारा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। वो मामला मैंने निपटा दिया है, वो गहरी संजीदगी से बोला। मैंने डॉक्टर से बात करके अपना नंबर आगे लगवा लिया था। 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक वाला मरीज आया नहीं था, इसलिए कोई दुश्वारी नहीं हुई और मैं इस क्लिनिक में लगभग 8:15 बजे पहुंच गया था। वो खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहा था। सियाल लैंड क्रूजर उन्हें लेकर 8:45 बजे क्लिनिक पहुंची थी। मैंने इस झूठ को उसके घर तक पहुंचाने की खातिर कहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब सुकून से बात हो सकेगी। जाना कहाँ है? वो बोला, मेरा ख्याल है कि बंगले पर चलते हैं। तुम मेरे मेहमान हो, आज रात का खाना मेरी तरफ से होगा, वही चलकर बात भी कर लेंगे। मैंने थोड़ी सी हिचकिचाहट का मुजाहरा करते हुए कहा, मैंने तो सुना है कि तुम इसके बिल्कुल बिलक्स हो। मियां जाहिद के बारे में तजम्मुल ने मुझे बताया था कि वो तो बहुत ही मसरूफ आदमी है, वक्त मुकर्रर से 1 सेकंड ज्यादा मुझे नहीं देंगे। तुमने मेरे बारे में बिल्कुल दुरुस्त सुना है, मैं ऐसा ही बंदा हूँ। वो क्लिनिक से बाहर निकलते हुए बोला, लेकिन तुम इतनी दूर से आए हो और तुम्हारे जहन में मेरे फायदे का कोई आइडिया भी है, लिहाजा तुम्हारे लिए तो मैं वक्त निकाल ही सकता हूँ। वैसे भी तुम कल वापस जा रहे हो, आज का डिनर तो तुम मेरे साथ ही करोगे। जरा सा तवक्कुफ करके उसने कहा, मुझे हैरत है बोलानाथ ने तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं किया। इस सिलसिले में मैं भी उलझा हुआ हूँ। मैंने अपने चेहरे पर मसनूई परेशानी तारी करते हुए कहा, B38 से मुझे पता चला कि वो लोग वापस सिंगापुर चले गए हैं। उसने कहा, हाँ, बोलानाथ और जमाल 2 दिन के बाद वापस चले गए थे। वो उन लोगों की वापसी का जिक्र कर रहा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो सिंगापुर नहीं बल्कि अदमपुर रवाना हो चुके थे, लेकिन इस मौके पर मुझे अपनी मालूमात का दरिया नहीं बहाना था, लिहाजा खामोश रहा। हम सब चलते हुए सियाल लैंड क्रूजर के करीब आ गए। गनबरदार ड्राइवर फौरन ही मुस्तैद हो गए। मेरी गाड़ी लैंड क्रूजर के करीब बराबर में खड़ी थी। मैंने उसको नजर की जुबान में अल्लाह हाफिज कहा और नकली मियां जाहिद के साथ लैंड क्रूजर के अंदर बैठ गया। गनबरदार ने पैसेंजर सीट संभाल ली। मैं और नकली मियां जाहिद दरमियानी सीट पर थे, जबकि उनका तीसरा साथी अकबी नशिस्त पर खामोश बैठा था। जीप में हम 5 के सिवा और कोई नहीं था। लैंड क्रूजर ने बड़े ही धुआंधार अंदाज में अपने सफर का आगाज किया और साफ सुथरी सड़कों पर फिसलती हुई मंजिल की जानिब रवा दवा हो गई। इस सफर का एहतमाम डिफेंस सोसाइटी के एक ऐसे फेज में हुआ जो अभी पूरी तरह आबाद नहीं था। ये फेज समुद्र के बहुत ही करीब था। इसे सी साइड कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इस इलाके में ज्यादातर बंगले जेरे तामीर थे और एक दूसरे से हाथ से फासले पर वाक़या थे। तमाम तर तामीरी मराहल से गुजरने वाले बंगलों की तादाद बहुत ही कम थी। सियाह लैंड क्रूजर जिस बंगले के सामने जाकर रुकी वो पूरी तरह तैयार नहीं था। उसके आसपास काफी दूर तक कोई बंगला नजर नहीं आ रहा था। इस सेटिंग से मुझे अंदाजा हो गया कि वो लोग किसी सख्त किस्म के इंटरव्यू के लिए मुझे यहाँ लाए हैं और ऐन मुमकिन था कि मियां जाहिद भी इसी बंगले के किसी कोने खुदरे में छुपा बैठा हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता था कि यहाँ मियां जाहिद से जरूर सामना होगा। ये मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझे ये पैगाम दिया था, या फिर ची की कार फरमाई। ये फैसला करने से मैं कासिर था। जब डेंटल क्लिनिक पर लैंड क्रूजर आकर रुकी थी तो भी मेरे अंदर से ये आवाज आई थी कि इस जीप में मियां जाहिद के आदमी आए हैं। हालांकि ऐसा कोई सबूत सामने मौजूद नहीं था। मेरे जहन ने बड़ी ही दुरुस्त इतला दी थी। मैं इन दिनों ची की एडवांस मशक बड़ी ही बाकायदगी से कर रहा था।
मुमकिन है उस मशक की वजह से मेरे किसी बातनी हवास में तहरीक पैदा हो गई हो। बहरहाल ये जो कुछ भी था मेरे लिए सूदमंद साबित हो रहा था। अगर मेरी सलाहियत में इजाफा हो जाता तो साहिल तक पहुंचना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता। साहिल के तसव्वुर ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मुझे यूं महसूस हुआ कि अगर मजीद कुछ लम्हे मुझ पर यही कैफियत तारी रही तो मैं ढह जाऊंगा और मुझे इस नाजुक मरहले पर पूरी तरह होशो हवास में रहना था। मियां जाहिद ने साहिल को मुझसे जुदा किया था। मैं उस वक्त मियां जाहिद के बहुत ही करीब पहुंच चुका था और ये कुर्बत मुझे साहिल तक पहुंचा सकती थी। नकली मियां जाहिद ने मुझे एक आरास्ता और पैरास्ता ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया। मैंने एक दबीज और आरामदेह सोफे पर बैठकर अपना सफरी बैग कॉर्नर टेबल पर रख दिया। नकली मियां जाहिद एक लम्हे के लिए बाहर गया और फिर वापस आकर मेरे सामने सोफे पर फैल कर बैठ गया। हमारे दरमियान सेंटर टेबल मौजूद थी जिस पर एक नफीस किस्म की क्रिस्टल एशट्रे रखी थी। हमारे साथ आने वाले दीगर अफराद बंगले के अंदरूनी हिस्सों में कहीं गायब हो गए थे। ड्राइंग रूम में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं था। नकली मियां जाहिद हुसैन ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, खाना आधे घंटे के बाद लगा दिया जाएगा। मैंने उसके लिए खसूसी हदायत दे दी हैं। इस वक्फे में हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। तुम्हारा क्या हाल है मिस्टर मोहन? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने ड्राइंग रूम का तनकीदी जायजा लेते हुए कहा। पहले अहम बातें फिर खाना चलेगा। मेरे दाएं हाथ पर ड्राइंग रूम की दीवार में एक खिड़की मौजूद थी जिस पर कीमती दबीज पर्दा लटक रहा था। बाएं हाथ की दीवार पर वो दरवाजा था जिससे गिरकर मैं अंदर आया था। ड्राइंग रूम में आमदोशुद के लिए वही वाहिद दरवाजा था। सामने वाली दीवार में वॉशरूम का दरवाजा था। वॉशरूम के कमरे के एक कोने में वाक़या था। दरवाजे से दाखिल होते वक्त वो बाएं हाथ पर पड़ता था। नकली मियां जाहिद हुसैन ने मुझसे पूछा, मिस्टर मोहन अब बताओ तुम मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? मैंने फौरी तौर पर सोची हुई एक फर्जी और पुरअसर कहानी उसे मुख्तसर अल्फाज में सुना डाली, जिसके मुताबिक मैं उसके लिए सिंगापुर में एक जबरदस्त सिंडिकेट के क़याम का मंसूबा लेकर आया था। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वहां का नज़्म व नस्क मैं बहुत अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। एक स्मगलर और जराइम पेशा को किसी मुजरमाना काम की पेशकश करने के सिलसिले में ये एक ऐसा अच्छा प्रोजेक्ट था जिससे सामने वाले को शीशे में उतारा जा सकता था। उसे पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और बोला, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ करके उसने अचानक पूछा, तुम सिंगापुर में किस जगह रहते हो मिस्टर मोहन? मैंने बड़े ही एतमाद से जवाब दिया, लिटिल इंडिया। ओह, उसे एक तवील सांस खारिज की। मैंने इस इलाके के बारे में हासा सुना हुआ है। वहाँ हिंदुस्तानियों की अच्छी खासी तादाद है। जब भी तो उसे छोटा हिंदुस्तान ये लिटिल इंडिया कहा जाता है, मैंने कहा। इस दौरान में मैं चाको चुपन बैठा था और पूरी तवज्जो से नकली मियां जाहिद और ड्राइंग रूम की एक एक शय का जायजा ले रहा था। उस शख्स ने मुझसे पूछा, मिस्टर मोहन तुम कितने अरसे से सिंगापुर में रह रहे हो? जवाब देने से कबल मैं थोड़ा सा चौंका। मुझे यूं महसूस हुआ खिड़की पर लटके हुए पर्दे में जैसे हल्की सी हरकत हुई हो। मैंने इस चौंकने को अपने सामने बैठने हुए शख्स पर जाहिर नहीं होने दिया और कहा, एक तवील अरसे से, बल्कि मैं पैदा ही सिंगापुर में हुआ हूँ। मेरे माता पिता बहुत पहले हिंदुस्तान से कूच करके सिंगापुर चले गए थे। इसका मतलब है कि तुम वहां के नेशनल हो? एग्जैक्टली, मैंने मजबूत लहजे में कहा। वो चंद लम्हे गहरी नजर से मुझे देखता रहा, फिर संजीदगी से बोला, मिस्टर मोहन तुम सिंगापुर से यहाँ आए और कल वापस भी जाने वाले हो। तुम्हारे बैग में इस वक्त तुम्हारा पासपोर्ट तो होगा। इसका सवाल बड़ा ही क़यामत हेज था, लेकिन मैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार बैठा था। मैंने बरजस्ता कहा, पासपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है, वो घर में रखा है। मैं अपने एक दोस्त अमरनाथ के पास ठहरा हुआ हूँ जो गार्डन वेस्ट के इलाके में रहता है। तुम्हारे इस बैग में क्या है? उसने कॉर्नर टेबल पर रखे सफरी बैग की जानिब इशारा किया। मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले सदर के इलाके में मैंने कुछ शॉपिंग की है। इस बैग में वही सामान भरा हुआ है। क्या मैं तुम्हारे इस बैग की तलाशी ले सकता हूँ? वो ठहरे हुए लहजे में बोला। इस सवाल पर मैंने अपने चेहरे को बरहमी के तासरात से सजा लिया और उलझन ज़दा अंदाज में कहा, मैं समझा नहीं मिस्टर जाहिद हुसैन। वेरी सिंपल, वो बोला, मैं इस बैग के अंदर झांकना चाहता हूँ, मगर क्यों? मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा। उसी लम्हे खिड़की के पर्दे में दोबारा हरकत पैदा हुई। मैं फौरन से पेशतर समझ गया कि खिड़की के पीछे कोई मौजूद है। वो पर्दे की ओर से मुझे देख रहा था और हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू को भी सुन रहा था। पलक झपकने में मेरा ख्याल मियां जाहिद हुसैन की समत परवास कर गया और ऐसा सोचते हुए मैंने अपने वजूद में एक तनाव सा महसूस किया। मैं अपने शिकार के इंतहाई नजदीक पहुंच चुका था। लपकने और झपटने का वक्त आन पहुंचा था। नकली मियां जाहिद हुसैन ने जज्बात से आरी लहजे में कहा, मैं अपना इत्मीनान करना चाहता हूँ। तुम्हें तलाशी देने पर एतराज क्या है? ये मेरी इंसल्ट है मिस्टर जाहिद।
میں نے کہا اس میں بےعزتی والی کوئی بات نہیں. وہ ڈٹائی سے بولا تمہارے لیے نہیں ہوگی. میں بھی ہتھے سے اکھڑ گیا. لیکن میں تمہارے اس مطالبے سے بہت ہی سبکی محسوس کر رہا ہوں. پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے. تم ایسے نہیں جا سکتے مسٹر موہن. وہ گرایا. تم جو کوئی بھی ہو بیگ کی تلاشی تمہیں دینا پڑے گی. بات ختم کرتے ہی اس نے محسوس انداز میں سیٹی بجائی. اگلے ہی لمحے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور گربردان شخص اندر آ گیا. اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی کلاشنکوف کی نال کا رخ میرے سینے کی جانب کر دیا. کیا ارادہ ہے مسٹر؟ شرافت سے بیگ میری طرف پھینکتے ہو یا میں اسلم کو زحمت دوں؟ اس کا اشارہ کلاشنکوف بردار کی طرف تھا. میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کارنر ٹیبل سے اپنا سفری بیگ اٹھا لیا جو اس وقت میرے ہاتھ میں تھا. میں نے نقلی میاں زاہد حسین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا کسی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں. میں نے رضاکارانہ طور پر ہینڈز اپ ہوتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم تھا یہاں اس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑے گا. میں تم سے مل کر مایوس ہوا ہوں. ایک لمحے کے توقف سے میں نے بیگ کو اس کی طرف پھینکنے کا جھانسا دیتے ہوئے کہا تم خود دیکھ لو کہ اس بیگ کے اندر میں نے کون کون سے سانپ بند کر رکھے ہیں. وہ میرے جھانسے میں آ گیا. اس کے دونوں ہاتھ بیگ کو کیچ کرنے کے ارادے سے بے اختیار آگے بڑھے. لیکن اس دوران میں بیگ کو گن بردار کی سمت پوری قوت سے اچھال چکا تھا. گن بردار اس غیر متوقع حرکت سے بوکھلا گیا. میرا سفری بیگ سیدھا اس کے ہاتھوں پر جا کر لگا. اسی اسنا میں فرنٹ رول کر کے سینٹرل ٹیبل کے اوپر سے نقلی میاں زاہد حسین کے قریب پہنچ گیا. پھر اس کے دراز بازوں کے درمیان نمودار ہو کر میں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار پنچ رسید کیا. میری جانب سے ایسے حملے کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا. بیگ کی بجائے کرنٹ دار پنچ کا تحفہ اسے ملا تھا تو وہ چکرا کر رہ گیا. میں اس دوران میں گن بردار کی جانب متوجہ ہو چکا تھا. بیگ کا اسٹریپ جانے کس طرح گن کی نال سے الجھ گیا کہ گن بردار کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس کی پش میری جانب تھی. میں نے ایک بھرپور سائیڈ کک اس کی تشریف پر جڑ دی. وہ بیگ اور گن سمیت سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں اسے شدید قسم کی چوٹ پہنچی اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری. یعنی بیگ بھی اس سے ہاتھ سے فاصلے پر پہنچ گیا. اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہوتی. میں نے بیگ اور گن کی جانب قدم بڑھایا تو نقلی میاں زاہد حسین میرے راستے میں آ گیا. وہ میرے سے پہلے ہی سنبھل چکا تھا. اس نے مجھے اپنے بازو کے کلاوے میں کسنے کی کوشش کی. میں اس کے ہاتھوں سے گھیرے سے نکل گیا اور جواب میں نے ایک جھٹکے دار بیگ کی اس کے سینے پر ماری. وہ الٹے قدموں گن بردار پر سچ جا ٹکرایا. میں لپک کر بیگ اٹھایا. اس کے سٹریپ میں سے ایک بازو اور گردن کو گزار کر اسے اپنے جسم پر سوار کر لیا اور اگلے ہی لمحے کلاشنکوف میرے ہاتھوں میں آ چکی تھی. میں نے مکان کے انداز میں گن کا رخ ان دونوں کی طرف کر لیا اور دھاڑ کر نقلی میاں حسین سے کہا جس طرح شیر کی کھال پہن لینے سے گیدڑ شیر نہیں بن جاتا بالکل اسی طرح باز کی اداکاری کرنے سے کوئی چمچہ باز نہیں بن سکتا. بتاؤ اصلی میاں زاہد کہاں ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ بکھلاہٹ امیز لہجے میں بولا. اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں. میں نے صفاقی سے گن کی نال کو ہلکی سی جنبش دی. اس کی آنکھوں میں وحشت بھر گئی. تم کون ہو؟ وہ تھر تھرائی ہوئی آواز میں بولا. میں نے زہریلے لہجے میں کہا تمہارا باپ ہوں اور تمہارے سیکنڈ فادر بلکہ گاڈ فادر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. میاں زاہد حسین کے بارے میں بتاؤ ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. میرے لہجے میں موت کسی سنگینی سے مٹائی تھی. اس شخص نے بے اختیار چونکی ہوئی نگاہ سے پردہ پوش کھڑکی کی جانب دیکھا. وہ کھڑکی میری پشت پر تھی. میں نے بے ساختہ اس کی نگاہ کا تعاقب کیا اس لیے بھی کہ تھوڑی دیر پہلے بھی میں کھڑکی کے پردے میں مشکوک قسم کی حرکت نوٹ کر چکا تھا. کھڑکی خاموش تھی اور اس پر پڑا ہوا پردہ ساکن تھا. جتنی دیر میں میری نظر کھڑکی پر پلٹ کر واپس آئی نقلی میاں زاہد حسین. اس کو مہم جوئی کا موقع مل گیا. اس نے مجھ سے گن چھیننے کے لیے چھلانگ لگا دی. ہم دونوں ایک دوسرے کو لیتے ہوئے قالین پوش فرش پر دور تک لڑک گئے. وہ میرے ہاتھوں سے گن نکالنے کے لیے زور آزمائی کرنے لگا. مجھے ماننا پڑا کہ اس شخص کے جسم میں کسی گینڈے جیسی طاقت بھری ہوئی تھی. وہ بڑے ہی بھرپور انداز میں جھٹکے مار رہا تھا مگر میں بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا. اسی چھینا جپٹی میں ایک مرحلے پر وہ میرے نیچے آ گیا. میں نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اچانک ہی کلاشنکوف پر اپنی گرفت ختم کر دی. گن میرے ہاتھوں سے کسی طوفان کی مانند نکلی اور اس کا دھاتی جسم میرے نیچے دبے ہوئے شخص کے چہرے سے ٹکرایا. ایک کربناک چیخ ڈرائنگ روم کی فضا میں گونجی اور وہ کسی ذبح شدہ جانور کی طرح ہاتھ پاؤں پھینکنے لگا. گن ایک مرتبہ پھر دور جا گری تھی. میں نے اس کے سینے سے اٹھنے سے قبل ہی 2-4 شافی پنچ اس کے مضروب چہرے پر ثبت کیے. وہ تکلیف کی شدت سے چلانے لگا. اسی وقت مجھے اپنے عقب میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا. میں نے بجلی کی صورت سے پلٹ کر دیکھا. زخمی گن مین سنبھل چکا تھا اور کلاشنکوف کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس کی طرف چھلانگ لگا دی تھی جہاں گن پڑی ہوئی تھی.
پھر اس سے پہلے کہ کلاشنکوف اس کے ہاتھ میں آتی، میں نقلی زاہد حسین کے سینے پر کسی طاقتور سپرنگ کی مانند اچھلا اور اسلم نامی اس شخص کے سر پر پہنچ گیا۔ اس دوران میں وہ گن کو اٹھا کر میری جانب سیدھا کر چکا تھا۔ میں نے ہوا میں رہتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر ایک بھرپور ضرب لگائی اور بیک سمرسالٹ لگاتے ہوئے کمرے کے کونے میں پہنچ گیا۔ اسی وقت فائرنگ کی محسوس آواز گونجی۔ میرے پاؤں کے ٹھوکر کے سبب گن کا ٹریگر دب گیا تھا، لیکن اس ظالم ضرب نے گن کی نال کا زاویہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کا رخ فرش کی جانب ہو گیا تھا، چنانچہ فائرنگ کی آواز میں انسانی چیخوں کا اضافہ ہو گیا۔ کلاشنکوف کے اس برس نے اس نقلی میاں زاہد حسین کو چھلنی کر دیا۔ میرے وہاں نہ ہونے کے سبب وہ براہ راست فائرنگ کی زد میں آ گیا تھا۔ یہ ایک بے ارادہ عمل تھا۔ اسلم نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی اور نشانہ کوئی دوسرا بن گیا۔ اسلم گن تھامے وحشت زدہ نظروں سے اپنے باس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسلم کی وحشت ٹوٹنے سے قبل ہی میں نے اس پر وار کر دیا۔ میں نے ایک لانگ سٹیپ سائیڈ کک اس کی کمر پر رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے چند قدم دور چلا گیا، تاہم اس نے گن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ میں آگے بڑھ کر اس پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش کے دوران میں اسے فائرنگ کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں اسے گن سیدھی کرنے کا موقع دے ہی نہیں رہا تھا۔ اسی اثنا میں دروازے کے باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز ابھری۔ کوئی بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر وہ کھڑے تھے۔ میں نے اسلم کو لمبا لٹانے کے لیے اس پر 2-4 خطرناک ہاتھ آزمائے۔ وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے کلاشنکوف نکالی اور ایک لمبی جس لگا کر کھلے دروازے کی اوٹ میں پہنچ گیا۔ اگر مجھے اس عمل میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو آج میں یہ داستان سنانے کے لیے زندہ نہ رہتا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مستاق میرا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ میں نے جن دوڑتے قدموں کی آواز سنی تھی، ان قدموں کا مالک کھلے ہوئے دروازے میں نمودار ہوا اور اسے بے دریغ فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کلاشنکوف تھمی ہوئی تھی۔ اس کلاشنکوف نے ایک مہلک کہکا لگایا۔ اس کا نشانہ میں تھا، مگر میں نشانے پر نہیں تھا، لہٰذا اس فائرنگ نے اسلم کے زمین بوس وجود کو ہی چھیڑ ڈالا۔ نوارد حملہ حیرت زدہ نظر سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کی متلاشی نظر کو میری تلاش تھی۔ میں نے اس کی حیرت اور تلاش کو ختم کرنے کے لیے دروازے کی اوٹ سے نکل کر بڑی ہی پھرتی سے کلاشنکوف کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی اور پھر بے رحم لہجے میں گرایا، گن کو پھینک دو۔ مجھے خود اپنی آواز انجانی سی لگی۔ اس وقت سفاکی اور وحشت نے مجھے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ یہ گن بردار وہی شخص تھا جو ڈینٹل کلینک میں نقلی زاہد حسین کے ساتھ داخل ہوا تھا، اور زیادہ تر اس نے گونگا کردار ہی ادا کیا تھا۔ میرے حکم کی تعمیل میں اس نے پسو پیش سے کام لینا چاہا تو میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی کھوپڑی پر کلاشنکوف کا بٹ رسید کر دیا۔ وہ ڈگمگایا اور تیورا کر زمین پوس ہو گیا۔ میں نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ غسیلے انداز میں اپنے ہیوی فوجی بوٹ سے اس کے چہرے پر 2-3 بھرپور ضربے بھی لگا دی۔ کھوپڑی پر پڑنے والی ضرب نے اسے دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ کلاشنکوف بدستور اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی تھی، لیکن اس غافل شخص نے اپنے ہاتھ سے وہ گن ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑی تھی۔ ویسے بھی اب وہ اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اندھا دھند فائرنگ کر کے اس کا میگزین خالی کر دیا تھا۔ میں نے اسے گن پھینکنے کا حکم محض اس احتیاط کی بنا پر دیا تھا کہ وہ کوئی چلاکی دکھا کر گن کو ری لوڈ نہ کر لے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔